गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर फर्स्ट की 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी, अमूर्त बीजगणित में। फिर उसके बाद हमने फाइनल ईयर में मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र एनालिसिस का मतलब विश्लेषण, ठीक है ना। सम्मिश्र विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम क्या करेंगे, उसी बुक की यूनिट नंबर सम्मिश्र संख्या के बारे में, उसके मापांक, उनके संयुग्मी गुणधर्म, उसके मापांक के गुणधर्म और कोणांक और उसका घूर्णी रूप, ये सब हमने सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में पेपर नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट नंबर फर्स्ट विश्लेषित फलन के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखो, हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट पेपर नंबर सेकंड विश्लेषित फलन। क्या पढ़ेंगे? विश्लेषित फलन, ठीक है। देखो क्या होता है विश्लेषित फलन, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। चैप्टर नंबर 3 पेपर नंबर सेकंड यूनिट नंबर फर्स्ट विश्लेषित फलन एनालिटिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। देखो डेफिनेशन देखो, माना एफ जेड किसी सम्मिश्र प्रांत डोमेन डी में परिभाषित है। एक सम्मिश्र फलन है। माना एफ जेड किसी सम्मिश्र प्रांत, मतलब सम्मिश्र प्रांत मतलब जो वैल्यू देंगे ना जेड की, वो सारी सम्मिश्र संख्या होगी, में परिभाषित एक सम्मिश्र फलन है, ठीक है। तब एफ जेड सम्मिश्र प्रांत डी में किसी बिंदु Z0 पर विश्लेषित फलन कहलाता है। विश्लेषित फलन कहलाता है यदि फर्स्ट फलन एफ जेड Z0 पर अवकलनीय हो, क्या बोले कि फर्स्ट फलन एफ जेड Z0 पर अवकलनीय हो, तथा दूसरा सेकंड एफ जेड Z0 की प्रतिवेश में
प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। क्या बोला? देखो क्या होता है सब विश्लेषिक फलन। माना है कि किसी सम्मिश्र प्रांत डी यानी डोमेन जिसमें हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, जेड की परिभाषित एक सम्मिश्र फलन है, तब एग्जैक्ट सम्मिश्र प्रांत डी में किसी बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है। फर्स्ट, फलन एग्जैक्ट z0 पर अवकलनीय हो तथा एग्जैक्ट z0 के प्रतिवेश में, मतलब z0 पॉइंट है ना, तो उसके प्रतिवेश में हर बिंदु पे भी क्या हो, अवकलनीय हो, तो क्या कहलाता है? ये विश्लेषिक फलन कहलाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, fz इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5। इसका मतलब यह है z0 के सभी यहाँ से तो जेड की 2 वैल्यू आएगी, 100 में देख लो करना चाहोगे, 5 या 15 100 तो रहेगी, 5 या 15 इसके ऐसे टुकड़े 5 और 3 हो सकता है। 3z स्क्वायर 5z, इसको -5 कर दो और 3z -5, इधर आगे z कॉमन तो 3z प्लस 5, इधर -1 कॉमन आ गया तो 3z प्लस 5। तो एक तो z की वैल्यू आ गई अपने पास, एक तो z इक्वल आ गया 1, एक z इक्वल आ गया -5/3, ये तो आगे इसकी z0 वाले पॉइंट, इस पे तो ये अवकलनीय है, सीधी सी बात है, ये पॉइंट होगा डिफाइन होगा। इसके प्रतिवेश में कोई भी पॉइंट ले लो, उस पे भी क्या होगा डिफाइन, z की कुछ भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा डिफाइन होगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अवकलनीय का मतलब हर पॉइंट के लिए एडिटिव मान प्राप्त होना चाहिए। अवकलनीय पढ़ा ना तुमने 11th 12th में कि z की कोई भी वैल्यू रखो तो उस वैल्यू के लिए उसका जो मान आएगा वो एडिटिव होना चाहिए। अगला देखो आगे हम लिख देंगे, अतः फलन एग्जैक्ट सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। आगे हम अतः एग्जैक्ट सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे एग्जैक्ट बराबर 1/z-2, यह फलन z बराबर 2 के अलावा प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, अवकलनीय विश्लेषिक है। प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक है। z बराबर 2 ऐसा पॉइंट है जहां पे इंफिनिटी आ जाएगा, उसके अलावा प्रत्येक बिंदु पर चाहे कोई से बिंदु रख दो, हर बिंदु पे कोई ना कोई एडिटिव मान आएगा। इसका मतलब z इक्वल टू 2 के अलावा प्रत्येक बिंदु पर क्या है, ये विश्लेषिक है। क्या है? विश्लेषिक। ये होगी विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन। इसको लिख लो, फिर आगे चलते देखो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो, आगे देखो
अब एक एग्जाम्पल है जो तुम्हारे आया हुआ है, कई बार पूछा जाता है, वो उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये विश्लेषिक फलन क्या होते हैं। जो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल है राजस्थान 2011 में 2008 में ऐसा आया हुआ है, क्या कह रहे हैं, प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर मोड जेड के स्क्वायर सर्वत्र सतत है, परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है, केवल मूल बिंदु पर है। प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर सर्वत्र सतत है, परंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर है। मतलब मूल बिंदु के अलावा वो अन्य किसी भी पॉइंट पर क्या नहीं है, विश्लेषित नहीं है। देखो सॉल्यूशन देखो दिया गया है कि एफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर, तो एफ जेड बराबर हो गया मोड एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर। इसका मतलब एफ जेड बराबर हो गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया, आगे समझ में जेड जो होता है एक्स प्लस आइटा वाई, डेल्टा जेड क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ठीक है ना, होता है ना, अवकल की डेफिनेशन पढ़ी हुई तुमने, एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, वो चेंज दिखाए हैं यहाँ पे। देखो अब ये फंक्शन देखो, यदि तुम इसका ग्राफ बनाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो वो ग्राफ कहीं भी टूटेगा नहीं, सतत रहेगा, हमेशा रहेगा नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, आधे आधे में कर लेते हैं, तो ये फिर वापस वही कंटिन्यू। इधर ये दिख रहा है, तो एफ जेड इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर, इसका मतलब मोड एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर, इसका मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखो, यहां तक आगे समझ में, और ये भी पता है कि जेड बराबर होता है एक्स प्लस आइटा वाई, और डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा आइटा वाई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू डेल यानी चेंज, तो चेंज तो एक्स और वाई में भी होगा। आगे देखो, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्वत्र सतत है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, सर्वत्र सतत है। इसलिए एफ जेड इक्वल टू मोड जेड के स्क्वायर भी
सर्वोदय, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, सर्वोदय सतत होगा। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्वोदय सतत है, इसलिए एफ जेड इक्वल टू मोड जेड के स्क्वायर भी सर्वोदय सतत होगा। आ गया ना समझ में? ठीक है, आगे देखो। अब मुझे क्या प्रूव करना है, ये सतत तो हो गया, अब मुझे चेक करना है कि अवकलनीय है क्या, अवकलन का अस्तित्व विद्यमान है क्या। देखो अवकलन की डेफिनेशन याद है तुम्हारे को, एफ डैश जेड लिमिट जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड की बात होगी ना तो जेड में चेंज माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। याद है ये डेफिनेशन, एफ डैश एक्स निकालते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स पर डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स, अवकलन की डेफिनेशन। आगे समझ में, आगे देखो, इधर देखो, एफ डैश जेड लिमिट डैश टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू ये एफ जेड है तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड भी क्या जाएगा, मोड जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस एफ जेड यानी कि मोड जेड का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा जेड। आ गया? ये हमने पढ़ा था कभी कि मोड जेड प्लस डेल्टा जेड है, स्क्वायर है, तो इसमें लिख सकता हूं जेड प्लस डेल्टा जेड और डेल प्लस डेल्टा जेड का बार। कल ही बताया था ना, जेड और जेड बार इक्वल होता है मोड जेड का स्क्वायर। बताया था क्यों कहते हैं ये गुण तरफ भी, ये चीज यहां पर है, इसको ऐसे लिखूंगा, देखो समझो क्या लिखूंगा, जेड प्लस डेल्टा जेड मोड जेड प्लस डेल्टा जेड के ऊपर बार अपॉन में डेल्टा जेड। आगे अब एक और बताया था तुम्हारे को, यदि Z1 और Z2 के ऊपर पूरे के ऊपर बार है तो उसमें Z1 बार प्लस Z2 बार लिख सकता हूँ, आया ना, बताया था। तो अब ये लिखेंगे, देखो यहाँ पे Z प्लस डेल्टा जेड के पूरे के ऊपर बार है, अलग अलग करूंगा, क्या हो जाएगा देखो, एफ डैश जेड इक्वल टू मोड में जेड प्लस डेल्टा जेड प्लस मोड में जेड बार प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस मोड जेड के स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख दूंगा मैं, जेड और जेड बार अपॉन में क्या चल रहा है, डेल्टा जेड चल रहा है, कि डेल्टा जाएगा। आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, देखो एफ डैश जेड इक्वल टू जेड को जेड बार से क्या तो जेड जेड बार, जेड को इससे क्या तो जेड डेल्टा जेड का बार, इसको इससे क्या तो जेड बार डेल्टा जेड, इसको इससे बोलो तो डेल्टा जेड का बार माइनस जेड जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड। आ गया तो समझ में, हाँ या ना? आगे देखो, ये जेड जेड बार से जेड बार कैंसिल हो गया, क्या होता है जेड डेल्टा जेड बार डेल्टा जेड और डेल्टा जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड। लिमिट सबके साथ चली गई है,
डेल्टा जेड इज टू 0। मैं क्या जेड लिख रहा हूँ क्या? अरे डेल्टा चेंज डेल्टा जेड में हो रहा है ना, तो चेंज डेल्टा जेड, चेंज तो डेल्टा जेड हो रहा है। अब देखो एफ जेड जेड लिमिट डेल्टा जेड चेंज, इसके अपोन में आएगा तो क्या लिखेगा? जेड डेल्टा जेड के ऊपर बार अपोन में डेल्टा जेड, इसके अपोन में आएगा डेल्टा जेड से डेल्टा जेड, इसका अपोन में आएगा डेल्टा जेड बार। आगे समझिए, अब देखो इधर समझो, क्योंकि जब डेल्टा जेड 0 की ओर अग्रसर है, जब डेल्टा जेड 0 की ओर अग्रसर है तो डेल्टा जेड बार ये भी किसकी तरफ अग्रसर होगा? 0 की ओर, तो इसको अपन क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे। क्या क्या बन गया देखो, एफ डेल जेड लिमिट डेल्टा डेश टू 0, एक तो बन गया ये जेड, इसमें ये देखो कट गया, फिर तो बन गया जेड बार, ये बन गया जेड डेल्टा जेड बार में डेल्टा जेड, जेड बार ये कट गया, जेड डेल्टा जेड बार और डेल्टा जेड, ये नगण्य मान लिया। डेल्टा जेड 0 की ओर अग्रसर है तो डेल्टा जेड बार भी 0 की ओर अग्रसर होगा। आ गया समझ में? आया ना? ये अपनी बात आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे पार्ट को इधर करेंगे दोबारा। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, इसको मिटा दूं, अब देखो दो केस लेंगे हम। ये ध्यान रखना कि डेल्टा जेड जो होता है वो होता है डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड बार जो होता है डेल्टा एक्स माइनस आइटा डेल्टा वाई। ठीक है, आगे देखो केस फर्स्ट, दो केस बनेंगे इसमें। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बोलता है? केस फर्स्ट बोलता है माना कि वास्तविक अक्ष पर डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 है, मतलब ये डेल्टा जेड है ना वास्तविक अक्ष पे आगे बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? वास्तविक अक्ष पे। तब वास्तविक अक्ष पर डेल्टा वाई जो है ये तो काल्पनिक है, तो खत्म हो जाएगा, डेल्टा एक्स बचेगा। मतलब डेल्टा जेड जो है ना, देखो वास्तविक की बात करें तो डेल्टा वाला खत्म, तो डेल्टा जेड इक्वल क्या बचेगा? डेल्टा एक्स, और डेल्टा बार भी इक्वल क्या बचेगा? डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज पे रख देंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगी? वो लिमिट एफ डैश टू जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स। अब किसके
किसकी बात हो रही है? डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स डैश टू 0, इसकी जगह लिखेंगे तो जेड बार। जेड बार है जी, बताओ क्या है जेड बार? बोलो, जेड बार में क्या बचेगा? देखो, लिमिट डेल्टा जेड डैश टू 0 जेड बार प्लस जेड, डेल्टा जेड का बार डेल एक्स और डेल्टा जेड का बार डेल एक्स। चेंज हो रहा है उसमें चेंज करनी, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना, ये क्या लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जेड बार प्लस जेड कट गया, एक वैल्यू आ गई एफ डैश जेड इक्वल टू जेड बार प्लस जेड। एक तो एफ जेड डैश की वैल्यू आ गई जेड बार प्लस जेड। अब मैं दूसरा मान निकालूंगा, यदि वो भी यही आ गया तो इसका मान जो है वो एडजस्टिव हो गया, एक ही हल हो गया। यदि इसके अलावा कोई आ गया तो एक ही फलन के अवकलन के दो मान हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसका मतलब वो क्या नहीं होगा? अवकलन विद्वान नहीं होगा, ठीक है? आगे समझे। अब इसको देखो, यहां में डालो, देखो दोबारा। अब अगला पॉइंट केस सेकंड, केस सेकंड क्या करें? माना कि काल्पनिक अक्ष पर डेल्टा जेड इक्वल टू आयटा डेल्टा वाई और डेल्टा जेड बार इक्वल टू माइनस आयटा डेल्टा वाई। यहां से देखो, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है ना? बात माना काल्पनिक अक्ष पे पहले वैल्यू सिंपली मान लो, काल्पनिक अक्ष में भी डेल्टा जेड 0 की ओर रिवर्सल है, तो तब काल्पनिक अक्ष पर डेल्टा जेड होगा वो डेल्टा वाई आयटा देगा, डेल्टा जेड बार देगा माइनस आयटा डेल वाई। आ गया तो समझ में? अब देखो, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण क्या बोलते हैं? देखो, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई डैश टू 0 काल्पनिक भाग में जेड बार आ जाएगा प्लस डेल्टा जेड बार माइनस का डेल्टा वाई और डेल्टा वाई आयटा डेल वाई। तो एफ डैश जेड क्या गया? लिमिट डेल वाई डैश टू 0 जेड बार कट गया, यहाँ पे जेड भी है माइनस का जेड। यहाँ देखो जेड बार प्लस जेड आया, यहाँ पे जेड बार माइनस जेड आया। आए क्या? एक ही फलन के दो मान आ गए, एक ही फलन के क्या आ गए? दो मान, जो कि अवकलनीयता की डेफिनेशन को मानता नहीं। अवकलनीयता डेफिनेशन क्या बोलती है कि हर फलन का हर पॉइंट के लिए एक एडजेक्टिव हल होना चाहिए, जबकि यहाँ तो जेड के लिए डेल्टा जेड के लिए दो मान आ गए, आए नहीं है तो लिख देंगे। अब आगे स्पष्ट है कि एफ जेड का मान, स्पष्ट है कि एफ जेड का मान एडजेक्टिव नहीं है, अतः एफ जेड बराबर 0 के लिए
इक्वल टू 0 के लिए अवकलनीय नहीं है। तो एफ जेड जेड बराबर जेड नॉट इक्वल टू 0 के लिए अवकलनीय नहीं है। अब देखो आगे स्पष्ट है कि जेड बराबर 0 होगा तो एफ डैश जेड बराबर क्या होगा 0 होगा। अरे जब जेड ही 0 हो जाएगा तो डेल्टा जेड भी 0, सब कुछ 0 तो मान भी 0। ठीक है, क्या रख के देख लो, यहाँ पे रखो आइटम अपने पास तो क्या उसका रख लो, एक काम करो लिख लो। अब माना जेड बराबर 0 तो देखो एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 जेड प्लस जेड बार डेल्टा एक्स डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें जेड बराबर 0 रखोगे, जेड बराबर 0 खत्म, जेड 0 का संयुग्म भी 0 तो एफ डैश जेड कितना गया 0 आया नहीं है। अतः फलन जेड बराबर 0 पर अवकलनीय अतः फलन जेड बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। अतः तो लिख देंगे। अब देखो ये अवकलनीय जेड बराबर 0 के अलावा किसी पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये विश्लेषक भी नहीं है, क्योंकि विश्लेषक की डेफिनेशन में क्या था कि ये जेड 0 यानी कोई बिंदु उसके प्रतिवेश के सभी बिंदुओं पर क्या होना चाहिए अवकलनीय, जबकि जेड बराबर 0 के अलावा तो ये सब पे अवकलनीय नहीं है। तो लिख देंगे अतएव फलन एफ जेड कहीं भी विश्लेषित नहीं है, कहीं भी विश्लेषित नहीं है। आगे समझिए आगे समझे ये किया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले एफ जेड मोड जेड का स्क्वायर इसको सॉल्व किया, फंक्शन बनाया। उसके बाद फंक्शन का वो सरल सतत था तो फलन भी क्या हो गया सरल सतत। उसके बाद हमने अवकलनीयता चेक करी, अवकलनीयता की डेफिनेशन में पढ़ रखी है, वही डेफिनेशन यूज करिए। एक बार वास्तविक भाग ले लिया, एक बार काल्पनिक भाग ले लिया। वास्तविक भाग में तो जेड बार माइनस जेड वैल्यू आ रही है, काल्पनिक भाग में जेड बार उस पे प्लस और इसमें जेड बार माइनस जेड वैल्यू आ रही है। कोई भी फलन है किसी एक ही बिंदु पर उसका मान जो है वो अधिक आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है अलग अलग दो मान आए। इसका मतलब ये जो फलन है ये अवकलनीय नहीं है जेड बराबर 0 के अलावा। जब भी किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो ये विश्लेषक भी नहीं होगा। यही विश्लेषक की डेफिनेशन थी। आया समझ में? इसकी छोड़ दे लो, इसका नहीं लिया हो तो फिर आगे चलते देखो। बेटा तो इसको आगे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम करेंगे अब, जो कि चैप्टर में क्वेश्चन में भी काम आएंगे और बहुत बार आती है। कोशी-रीमान समीकरण पूरे चैप्टर में काम आएगी। आगे जो भी थ्योरम आएगी उस सब में काम आएगी।
कोसी रीमान समीकरण सुपर इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है इस यूनिट के अंदर। कोशी रीमान समीकरण, देखो क्या बोलते हैं कोशी रीमान समीकरण। स्टेटमेंट देखो पहले, कथन। कथन क्या कह रहा है, यदि सम्मिश्र फलन, यदि सम्मिश्र फलन f(z) इक्वल टू, यदि सम्मिश्र फलन f(z) इक्वल टू u(xy) प्लस आएगा v(xy)। अब ये समझ लेना, देखो कैसे, ये क्यों लिखा मैंने, z होता है वो किसका फंक्शन होता है, x प्लस आइटा y का, ठीक है। z x प्लस आइटा y का फंक्शन होता है। यदि मैं इसको f(z) लिखूंगा, इधर भी क्या हो जाएगी f(x) प्लस आइटा f(y), इसी को इससे लिखा है u(xy) का, क्योंकि xy का फंक्शन है, इधर भी xy का फंक्शन बनेगा आइटा v(xy)। तो ये भी किसी भी सम्मिश्र फलन को लिखने का तरीका होता है, f(z) इक्वल टू u(xy), क्योंकि z x और y का फंक्शन है, u भी x और y का, आइटा v(xy), ये भी x और y का फंक्शन है, क्योंकि z x और y का फंक्शन है। आगे चीज समझनी है तो ये ध्यान रखना है। देखो, यदि सम्मिश्र फलन f(z) इक्वल टू u(xy) प्लस आइटा v(xy) किसी सम्मिश्र प्रांत D में विश्लेषित है, यदि सम्मिश्र फलन f(z) u(xy) आइटा v(xy) किसी सम्मिश्र प्रांत D में विश्लेषित है, तब आंशिक अवकलज del u upon del x ux del u upon del y uy del u upon del x vx del u upon del y vy सभी विद्यमान है। ध्यान नाम से भी आ सकती है, इसलिए मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिखा रहा हूं। यदि सम्मिश्र फलन f(z) किसी सम्मिश्र प्रांत D में विश्लेषित है, तब आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज समझते हो ना, कोई भी वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो तो उसको आंशिक अवकलज बोलते हैं। सभी विद्यमान है तथा del u upon में del x इक्वल हो del v upon में del y की, या इसका से लिख सकते हैं ux इक्वल हो vy की, तथा del u upon del y इक्वल हो माइनस del v upon del x की, यानी कि uy इक्वल हो माइनस vx की। ठीक है, और इनको ही बोलते हैं क्या, यहाँ लिखो, यहाँ इनको ही बोलते हैं कोशी रीमान समीकरण। कोशी रीमान समीकरण। आगे चीज हमने
इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आधा बेव तो इसी पन्ने पे लिखेंगे आप, इसको मिटाऊंगा मैं, मैन चीजें वो लिख लेंगे। देखो समझ लो पहले, यदि समीकरण प्लस एफ जेड, जेड एक्स वाई का फंक्शन है, यू एक्स वाई प्लस एटा वी एक्स वाई किसी समीकरण प्रांत डी में विश्लेषित है, तब आंशिक अवकलन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई वे सभी विद्यमान है। विश्लेषित है तो डेरिवेटिव तो विद्यमान होगी, सीधी बात है। कोई फलन विश्लेषित है तो अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा तो उनके अवकलन आंशिक अवकलन तो विद्यमान होंगे ही। तथा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल होगा डेल यू अपॉन डेल वाई के, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स के, या यू एक्स इक्वल होगा वी वाई के, यू वाई इक्वल होगा वी एक्स के। ये होता है कौची रीमान समीकरण। आगे इसको प्रूव करेंगे। देखो जो चीज काम की वो लिख रहा हूं। एक तो फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई एक कोशी रीमान समीकरण कोशी रीमान समीकरण डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल, ये कोशी रीमान समीकरण, ये प्रूव करना है हमारे। प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, प्रूफ क्या कहता है? प्रूफ ये कहता है कि देखो माना कि समीकरण फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई किसी समीकरण प्रांत में, माना कि समीकरण फलन एफ जेड यू एक्स वाई आइटा वी एक्स वाई किसी समीकरण प्रांत में, प्रांत डी में विश्लेषित है। क्या है? विश्लेषित है तब सीमा एफ डेल जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा डेल टू जीरो, समीकरण प्रांत डी में विश्लेषित है तब सीमा एफ डेल जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा डेल टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू डेल्टा जेड। नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट विद्यमान है। अरे विश्लेषित का अवकलनीय भी है, अवकलनीय है तो उसके अवकलन की जो डेफिनेशन है वो भी इसमें विद्यमान होगी। और तथा विद्यमान है तथा किसी भी मार्ग के अनुदिश, चाहे काल्पनिक हो चाहे वास्तविक हो, के अनुदिश इसका मान अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। जब विश्लेषित है
तो अवकलनीय है तो कोई भी मान ले लो, चाहे काल्पनिक ले लो चाहे वास्तविक ले लो, मान क्या आएगा, अद्वितीय आएगा। देखो समीकरण 1 से f डैश z इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, क्या आएगा, देखो f z प्लस डेल्टा z, ये रहा, इसकी जगह लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, f z प्लस डेल्टा z है ना, इस फंक्शन में यहाँ पे f z प्लस डेल्टा z, तो इसको बनाएंगे प्लस आएगा v z प्लस वो क्या x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ठीक है ना। यहाँ पे x की जगह x प्लस डेल्टा x, y की जगह y प्लस डेल्टा y, और यहाँ पे x की जगह x प्लस डेल्टा x, y प्लस, क्योंकि यहाँ पे z की जगह z प्लस डेल्टा z रखा है। आगे समझिए, आए ना, माइनस थोड़ा सा इधर लिखते हैं, देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, f डैश z इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 f z प्लस डेल्टा z, ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी सब डेल्टा z पे आ जाएंगे, u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y प्लस आएगा x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस f z का मतलब u प्लस u x y माइनस आएगा v x y, ये f z की वैल्यू अपॉन में क्या है, डेल्टा z को डेल्टा x प्लस आएगा डेल्टा y। आगे समझ में आता है, देखो f डैश z इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, इस वाले पार्ट को अलग करेंगे, u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस u एक्स वाई प्लस आइटा, इसका v भी आएगा, v एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस v एक्स और वाई अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। आगे समझे, हाँ या ना, आगे देखो अलग अलग दे देंगे, एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई प्लस आइटा v एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगी माइनस v एक्स वाई अपॉन में डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। यहाँ तक आगे समझ में, ये इक्वेशन नंबर 2। अब वही दो ही केस लेंगे, फर्स्ट और सेकंड केस। क्या लेंगे, फर्स्ट और सेकंड केस। देखो केस फर्स्ट, देखो माना कि
अक्ष पर, माना कि वास्तविक अक्ष पर डेल्टा टेंड्स टू 0, तब डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 हो जाएगा। माना वास्तविक अक्ष पर डेल्टा टेंड्स टू 0 तो डेल्टा वाई भी 0 हो जाएगा। क्या आएगा देखो, आएगा एफ डेश जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस प्लस लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आएगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। दिख रहा है ना उधर का साइड का, दिख रहा है? देखो कैसे आ सकते हो, डेल्टा वाई 0 हो गया, एफ डेल्टा टू 0 इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स में चेंज करा, वाई 0 हो गया, यहाँ बन गया वाई यू एक्स वाई, लिमिट नीचे बन गया डेल्टा एक्स, ये खत्म, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 आइटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, डेल्टा वाई खत्म, माइनस वी एक्स वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। यहाँ पे चेक करो, चेंज किसमें हो रहा है? डेल्टा एक्स में, यानी एक्स में चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? एक्स में। इसका मतलब हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, आया ना, हो गया, प्लस आइटा, इसका मतलब हो गया डेल वी अपॉन में डेल एक्स, यह है थर्ड इक्वेशन। आई की सिस्टम में क्या बोला मैंने कि वास्तविक अक्ष पर डेल्टा जेड 0, तो होता क्या है डेल्टा जेड, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, डेल्टा एक्स का बच्चा वही करना है, डेल्टा वाई वाले पार्ट को 0 करना है। देखो एफ डेश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई प्लस लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 आइटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये चल रहा है, डेल्टा वाई 0 के ये डेल्टा वाई खत्म, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स माइनस यू एक्स वाई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ देखो वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स में चेंज हुआ, इसका मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स, आंशिक अवकलन की, क्यों? क्योंकि यू एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखो v पे x में चेंज हुआ तो डेल v अपॉन में डेल x, ये आएगा मेरे पास समीकरण नंबर 3। अब केस साइकिल लेंगे, केस साइकिल देखो, केस साइकिल क्या कहता है? देखो केस साइकिल कहता है माना कि काल्पनिक अक्ष पर डेल्टा टेंड्स टू 0 तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। माना कि काल्पनिक अक्ष पर डेल्टा टेंड्स टू 0 तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो इसको गौर करके वापस समीकरण 2 से लिमिट एफ डेश जेड इक्वल टू यू एक्स बचेगा ये 0 तो यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 प्लस माइनस यू एक्स वाई अपॉन में आएगा डेल वाई।
डेल एक्स 0 तो आइटा डेल वाई प्लस लिमिट डेल्टा वाई डेल टू 0 आइटा अपॉन में भी आइटा आएगा, कट जाएगा तो v एक्स वाई पे डेल वाई माइनस v एक्स वाई अपॉन v डेल वाई। दिख रहा उधर? समझ में आ गया? आगे देखो, एफ डेल जेड ये हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल वाई, और ये आएगा कितना तो 1 अपॉन में आएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा डेल वी अपॉन में डेल वाई। एफ डेल जेड इक्वल टू ये आइटा ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का आइटा डेल वी अपॉन में डेल वाई, और इधर डेल वी अपॉन में डेल वाई। दिख रहा नहीं? अब आइटा वाला पहले की बात लिखेंगे, क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन में डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई। ये नंबर आ गया समीकरण 4। आया समझ में? ये यहाँ पे हो गया, अभी आगे हो रहे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको समझो, उसके बाद आगे चलते चलो। इजी है और इम्पोर्टेंट है। आगे एक बार और देख लो, कोसी रीमान समीकरण कथन फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, कोसी रीमान समीकरण ये प्रूव करना है। माना कि समीकरण सम्मिश्र फलन एफ जेड यू एक्स वाई आइटा वी एक्स वाई किसी सम्मिश्र प्रांत डी में विश्लेषिक है, तब सीमा विद्यमान होगी नहीं होगी? होगी। विश्लेषिक है तो अवकलनीय है, अवकलनीय तो सीमा विद्यमान होगी, तथा किसी भी मार्ग के अनुदिश उसका मान अद्वितीय होगा, इसका एक ही मान आएगा। ये अब काम आएगी जी, इसलिए लिखा है मैंने। समीकरण 1 से देखो, एफ जेड डैश लिमिट डेल्टा जेड डैश टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, ये एफ जेड ये लिखना आना चाहिए मालूम को। एफ जेड की डेल्टा प्लस डेल जेड यानी जेड में परिवर्तन या एक्स में परिवर्तन, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, आइटा बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ऐसे चेंज लिख दिया। इसकी जगह ये वैल्यू माइनस एफ जेड ये वाली वैल्यू अपॉन में डेल्टा जेड की डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। यू वालों को एक साथ लिख लिया, वी वालों को आइटा को एक साथ लिख लिया, इनको इसके साथ अलग अलग कर लिया। अब वही दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, माना कि वास्तविक अक्ष पर डेल्टा वाई 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी लिमिट। काल्पनिक अक्ष पर डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी नहीं आएगी? देखो आगे तो समझ में। अब देखो आगे बिठा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, आगे करते देखो। देखो क्योंकि एफ जेड सभी
विद्यमान है, क्योंकि एफ डैश जेड सभी जेड के लिए विद्यमान है, अतः समीकरण 3 व 4 की डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई विद्यमान है तथा एफ जेड की किसी भी मार्ग के अनुदिश मान एफ के है। इसका मतलब देखो एफ जेड जेड और एफ जेड जेड की दो वैल्यू है नहीं, ये दोनों एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू दोनों इक्वल रख दूंगा। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू अपॉन डेल एक्स समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई आइटा डेल बी अपॉन में डेल वाई। देखो वास्तविक व काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, वास्तविक व काल्पनिक भाग की तुलना करने पर जो क्या होगा, डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल हो जाएगा डेल बी अपॉन में डेल वाई की, और डेल बी अपॉन में डेल एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल वाई की, और डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी कि यू एक्स इक्वल हो गया वी वाई की। ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स के, इसका मतलब यू वाई इक्वल हो गया वी एक्स के माइनस के। आगे सोचने तो लिखेंगे अतः निम्न समीकरण कोशी रीमान समीकरण कहलाते हैं। अतः निम्न समीकरण कोशी रीमान समीकरण कहलाते हैं। ये होगी प्रूफ, हैंस प्रूफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। आज हमने बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण पढ़ा था, स्टार्ट किया था। उसमें यूनिट नंबर 1 पढ़ी। क्या क्या पढ़ा उसके अंदर, एक तो विश्लेषित की डेफिनेशन विश्लेषित फलन की, और उसके बाद उसके लिए एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद ये मोस्ट सुपर इंपोर्टेंट रीमान कोशी रीमान समीकरण हमने पढ़ लिए। बाकी जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।